नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसने अभी एक अंतरिम ऑर्डर पास किया है वक्फ एक्ट के अंतर्गत। जो वक्फ एक्ट है, दी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 एज अमेंडेड इन 2025, उसमें एक अंतरिम ऑर्डर पास किया है। उसकी जो बहस होगी, ये कानून सही है नहीं है, संवैधानिक है असंवैधानिक है, ये चर्चा बाद में होगी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है। उसके बारे में कई अफवाहें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा ऑर्डर है। हम भी मानते हैं कि कुछ नज़रिए से तो अच्छा ऑर्डर है, लेकिन इसमें कई बातें जो सामने अभी तक नहीं आई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। सभी को मालूम है कि वक्फ एक ऐसी चीज़ है इस्लाम में कि अगर कोई खुदा को कोई प्रॉपर्टी दे दे तो वो प्रॉपर्टी खुदा के पास ही रहती है, उसका कोई इस्तेमाल कुछ और नहीं हो सकता और उसके ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता। तो कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं हिंदुस्तान में जो लोगों की अपनी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने उनको वक्फ डिक्लेयर करके खुदा को सौंप दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि कई हिंदुस्तान में ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं और सरकार चाहती थी कि इसको किसी तरीके से हम रेगुलेट करें। तो फिर वो कानून लाए, रेगुलेट हो रहा है। इस बीच कुछ अख्तियार सरकार को दे दिए थे कि अगर एक कलेक्टर समझे कि ये वक्फ नहीं है तो वो प्रॉपर्टी को ले सकता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका वो दर्ज कर सकता है कि ये सरकार की प्रॉपर्टी है। उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम सेक्शन 3C कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा स्टे कर दिया है। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि जो वक्फ की एडमिनिस्ट्रेशन होती थी वो बोर्ड के हाथ होती थी और बोर्ड के जो लोग थे वो चुनाव के आधार पे बोर्ड में इलेक्ट होते थे। तो इन्होंने इलेक्शन ख़त्म कर दिया, सरकार अब नॉमिनेट करेगी। इसका नतीजा क्या होगा, इसके बारे में कुछ बातें होंगी और भी कई ऐसी बातें। हम कोर्ट के जो फैसला है उससे ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम खुद वकील हैं, वहाँ पेश हुए थे। लेकिन फिर भी इसके नतीजे क्या हो सकते हैं और इसके पहलू क्या हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है और इससे लिटिगेशन कैसे पैदा होगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ 3 ऐसे लोग हैं जिनसे मैं सीखता भी हूँ। मुझे कई ऐसी नाजुक बातें बताते हैं जो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो इस्लाम का माहिर नहीं हूँ। सबसे पहले तो मुस्तफ़ा साहब, फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। आपसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। अरे सर, मुझे नहीं, वो सही बात है, क्योंकि कई चीज़ें, देखिए, हम वकील के नाते हम सब कुछ नहीं जानते, हम चाहते हैं कि हम सीखें। और ऐसे मामलों में हमें इतिहास का ज़्यादा मालूम भी नहीं था। कई बातों में हमने कोर्ट में आर्ग्यू किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपने इतना मुझे उसमें बताया उसका कैरेक्टर, तो थैंक यू वेरी मच। आप इस समय वाइस चांसलर चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में वहाँ के वाइस चांसलर हैं। आप AMU से आपने अपना PhD किया, LLM किया, और PhD आपने सुना है कि कॉपीराइट लॉ में किया। आप डिप्लोमा होल्डर भी हैं इन कंपैरेटिव लॉ। आपने स्ट्रासबर्ग से भी डिग्री डिप्लोमा लिया। फुल ब्राइट स्कॉलर भी हैं, वाइस चांसलर नालसार के भी रहे, फाउंडर उड़ीसा NLU के भी रहे, और 100 तो आपने इंटरनेशनल नेशनल पेपर्स लिखे हुए हैं। तो जहाँ मैं देखता हूँ ऐसे मुद्दे आते हैं तो आपका मैं आर्टिकल ज़रूर पढ़ता हूँ, और TV में जो भी आप कहते हैं बड़े आप मतलब कि आप ही तुली बातें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। MR शमशाद साहब मेरे कॉलीग हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आज के दिन सीनियर एडवोकेट हैं, कई साल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रहे, और सिविल लॉ, आर्बिट्रेशन, पर्सनल लॉ, मैट्रिमोनियल लॉ, इंस्टीट्यूशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आपकी दिलचस्पी इन चीज़ों में है, और आपके बड़े बड़े लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओवैसी साहब
तो थोड़े मतलब के चर्चा में रहते हैं हर तीसरे दिन उनके आप वकील रह चुके हैं। आई मीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के वकील रह चुके हैं, और कई कई ऐसे मुद्दे आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपने मेरी मदद भी की है। और इस आपको मैं रेगुलरली असिस्ट भी करता हूं। हम सीखते हैं आप लोगों से वाकई में। जब तक हम सीखना बंद कर देंगे तब हम समझ लें कि हम बूढ़े हो गए, लेकिन जब तक सीखते रहेंगे तो जवान रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। और शाहरुख जी, थैंक यू वेरी मच। आप पहले भी यहाँ आ चुकी हैं हमारे शो में, और आपका बड़ा डाइवर्स करियर रहा है, क्योंकि आप एकेडमिक भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं आप, और आप बड़ी आपकी दिलचस्पी है एंड नॉलेज है इन पर्शियन पोइट्री एंड सूफिज़म। कई लोगों को मालूम भी नहीं शायद। LLB आपने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से किया, और आपकी दिलचस्पी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, क्लास पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पावर में रही, और सोशल इश्यूज़ में आपकी अगेन बहुत भारी दिलचस्पी रही, और मार्जिनल कम्युनिटीज़ की हम हमेशा सहायता करते रहे हैं। कई बार आपको देखता हूँ मैं कोर्ट में बहस करते करते, टू प्रोटेक्ट द वीक। ये एक हमें भी लगता है कि हाँ, हमारे देश में कुछ ऐसे वकील भी हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए खड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर बीइंग हियर। तो फैज़ान साहब, ये बताइए कि जो फैसला तो अंतरिम हो गया, और ये अल्टीमेटली जो फाइनल ऑर्डर, फाइनल जजमेंट होगी, उसमें तो कई साल लग जाएंगे, तो इस बीच होने क्या वाला है? नहीं सर, फैसला बज़ाहिर तो लगता है अच्छा। अगर कोई ये सोचता था कि पूरा एक्ट स्टे होगा तो उसकी उम्मीद तो कम ही थी, लेकिन ये कि कई चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं इसमें। मुझे नहीं लगता कि इसमें फ़ाइनल आर्गूमेंट जल्दी होने वाले हैं। तो अब जो भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधानों को स्टे कर दिया या थोड़ा सा उन्हें डाइल्यूट कर दिया, जैसे नॉन मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेशन के नंबर्स फिक्स कर दिए, वो लॉ वैसे ही इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेशन मुस्लिम कम्युनिटी में है वो वक्फ बाई यूज़र को लेके है कि कोर्ट ने उस सिलसिले में, जबकि वो जनरल प्रॉपर्टी लॉ का और हमारे जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपकी नॉलेज से मेरे इस्तेमाल में है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो कभी अगर ये क्वेश्चन उठे कि ये कौन इसे यूज़ कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो ये माना जाएगा मैं यूज़ कर रहा हूँ और आपकी इम्प्लाइड कंसेंट है उस पर। और वो प्रिंसिपल जो लार्जर बेंचेस इंक्लूडिंग बाबरी मस्जिद के जजमेंट में भी वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, हाँ, तो उस पे ज़रा फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन ये कि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी है वो देश का कानून है, तो मुझे तो ये लगता है बहुत स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ जो वक्फ लॉ बना है वो इम्प्लीमेंट होगा। तो ये वक्फ यूज़र का इसमें बारीकियाँ क्या हैं? क्या लोग क्यों कहते हैं कि ये वक्फ व यूज़र ख़त्म कर दिया है इन लोगों ने? नहीं, लोग इसलिए कह रहे हैं कि ओरिजिनल तो इनका प्रावधान जो प्रपोज था बिल में, वो तो ये था कि पुराने वक्फ यूज़र भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जब JPC में हुई बहस, मैं भी अपीयर हुआ था, 6 घंटे हमारी एविडेंस चली वहाँ पे, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं साहब प्रोस्पेक्टिव रहेगा, तो अब आइंदा से जो वक्फ बाई यूज़र होंगे उस पर इस लॉ की जो शर्तें हैं वो लागू होंगी। लेकिन सर, प्रॉपर्टी के मामले में और हमारे मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन वैसे भी ज़रा ख़राब है, तो अक्सर ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ हैं जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके पेपर्स नहीं हैं लेकिन वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर ग्रेवयार्ड के सिलसिले में या मस्जिदों के सिलसिले में कोई लिटिगेशन हो, या किसी भी कम्युनिटी के लोगों के दिल में ये ख्याल भी आए कि हमारी रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके ऊपर कोई संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो वो गैर ज़रूरी है किसी भी देश के लिए कि कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो किसी मुद्दे को लेके इनसिक्योर फील करे। तो देखिए, ये तो एक कानून का एक मैं समझता हूँ कि अंडरलाइंग प्रिंसिपल है कि अगर मेरी संपत्ति है तो किस तरीके से मैं इस्तेमाल करूँ वो तो मेरी मर्ज़ी है, ठीक है ना। अगर मैं उसका दुरुपयोग कोई किसी कानून के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा तो मैं जैसे भी इस्तेमाल करूँ, ठीक है ना। तो वक्फ बाय यूज़र भी यही है कि मैं चाहता था कि ये मैं खुदा को मैंने सौंप दिया और इसका इस्तेमाल कब्रिस्तान हो या मॉस्क हो
तो उसमें सरकार को क्या इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर, मगर वक्फ बाय यूजर में उसने नहीं सौंपा। इट इज लाइक दिस कि आपकी कोई प्रॉपर्टी थी और मैंने समझ लीजिए उसमें मुर्दों को दफन करना शुरू कर दिया और आप आते जाते उसे देखते हैं, लेकिन आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये होता रहा। तो ऑब्जेक्शन तो आप तो चले गया, आप ऑब्जेक्शन कहाँ करेगा आज के दिन? नहीं, उसने नहीं किया, उसके डिसेंडेंट्स ने भी नहीं तो फिर आज के दिन तो कोई नहीं कर रहा ना। दैट इज अ पॉइंट। तो सरकार को क्या तकलीफ है? नहीं, सरकार को नहीं बोलना चाहिए सर। वक्फ का पूरा मामला जो है वो एक प्रॉपर्टी से ओनर की क्या रिलेशनशिप है इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर ओनर ने वक्फ कर दिया थ्रू डीड, दैट इज ओके। अगर उसने डीड के जरिए नहीं किया लेकिन इम्प्लाइडली अलाउ कर दी अपनी प्रॉपर्टी टू बी यूज बाय समबडी एल्स, वो भी ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम पूरा ओनरशिप लॉ को अपसाइड डाउन करना चाहते हैं, और ओनरशिप लॉ जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि साहब अनलिमिटेड है इन पॉइंट ऑफ यूजर, के जो चाहे इस्तेमाल करें, उसमें आग लगा दें आप अपनी प्रॉपर्टी में, किसी को गिफ्ट कर दें, गॉड को गिफ्ट कर दें, किसी और को दे दें, जो चाहे आप करें, उस पर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्शन लगाने का हक नहीं है। ये सोच है। हाँ, और अगर उसका मजहब भी बदल जाए, वो वाला प्रावधान भी मैं समझता हूं बहुत ही डीपली प्रॉब्लमेटिक है कि अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है तो उसके कन्वर्जन से उसकी अपनी प्रॉपर्टी जो है उससे रिलेशनशिप पे कोई फर्क नहीं होता। कन्वर्जन से जिससे उसने शादी कर रखी है उस पे फर्क हो सकता है कि वो कहे कि भाई मैं तो अब तुम मुसलमान हो गए, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूं, मैरिज डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। लेकिन वो प्रॉपर्टी जो उसने इनहेरिट की थी या अर्न की, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। वो आज मुसलमान हो जाए, कल क्रिश्चियन हो जाए, परसों फिर हिंदू हो जाए। अगर रिलीजन एक प्राइवेट डिसीजन है तो प्राइवेट डिसीजन को स्टेट को रेगुलेट नहीं करना चाहिए। कन्वर्ट हो या ना हो, वो अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी को देना चाहता है, आप उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। हिंदू टेम्पल तो रेगुलेट होते हैं, नहीं होते? होते हैं, लेकिन वक्फ ज्यादा क्लोजली रेगुलेटेड है। आप देखिए कि कोई भी सेंट्रल लॉ हिंदू टेम्पल्स के बारे में नहीं है, लेकिन वक्फ के बारे में सेंट्रल लॉ इतने सालों से है। और जो वक्फ बोर्ड के ऊपर स्टेट का कंट्रोल है वो हिंदू टेम्पल्स के मुकाबले में ज़्यादा है, जबकि जो हिंदुत्वा के ग्रुप्स हैं उनमें यह समझाया जाता है कि वक्फ बोर्ड को बहुत पावर्स दी हुई हैं और देखिए टेम्पल्स पे स्टेट का कंट्रोल है। जैसे मद्रास में लॉ है या कर्नाटका में है या तेलंगाना और आंध्रा में लॉ है, लेकिन ये बात सही नहीं है। और सर, वक्फ बोर्ड भी कोई प्राइवेट लैंड माफिया की बॉडी नहीं है, ये स्टेट है, ये गवर्नमेंट है। जो वक्फ सर्वे भी होते थे तो सर्वे कमिश्नर कौन थे? पब्लिक सर्वेंट्स थे। स्टेट के लोग सर्वे करके और वो एज अ सिविल कोर्ट ऑपरेट करते थे। वो एविडेंस देखेंगे, लैंड रेवेन्यू किसने पे की, रेंट किसने पे किया, टैक्स किसने पे किया। उसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशन की वक्फ बोर्ड को, विच इज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। वक्फ बोर्ड ने रिकमेंडेशन की स्टेट गवर्नमेंट को, उसने स्टेट के गजट में पब्लिश कर दिया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। तो ये कह देना कि सरकार की प्रॉपर्टी कोई वक्फ बोर्ड जो है वो मिसअप्रोप्रिएट कर लेता है, ये एक मिथ है और प्रोपेगेंडा है। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शमशाद साहब कि जो सोलिसिटर जनरल है उन्होंने एक बयान दिया, और जेपीसी में जैसे आपने कहा कि भाई ये रेट्रोस्पेक्ट वक्फ बाय यूज़र रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, मतलब कि जो पुराने वक्फ चलते आ रहे हैं उन पे इस कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा, वो रहेंगे। आइंदा में इन जो भी आप वक्फ बनाओ उसका एक आपका वक्फ डीड होना चाहिए, उसको रजिस्टर होना चाहिए, और अगर जो पुराने रजिस्टर नहीं होते उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नतीजा इस कानून में नहीं लिखा गया। तो इसमें क्या होने वाला है और क्या हो सकता है? उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ सर, ये हमने भी उनको जेपीसी में ये बात कही थी कि वक्फ बाय यूज़र जो क्रिएट हुए हैं आज तक, वो इस तरह से हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में 1976 में, उसके बाद अभी अयोध्या जजमेंट की बात की, हर जगह ये बात कही गई है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में देते हैं तो वहाँ डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। और डेडिकेशन का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि आप ये डीड वीड करेंगे, लेकिन हाँ, डीड अगर कर दें तो अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक एक्सप्रेस इंटेंशन कपल्ड विथ फिजिकल पोजेशन, और फिजिकल पोजेशन आपने
बाय कॉन्डक्ट भी दे दिया, उसमें मुर्दे दफनाए जा रहे हैं या नमाज पढ़ी जा रही है या फिर उस पर यतीम खाना बना दिया गया और आपने उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो वो पूरी तरह से वक्फ को डेडिकेट हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है। उस प्रिंसिपल को एडवर्स पोजेशन जैसे होता है। अब आते हैं सर, उस पर आ रहे हैं, क्योंकि उसमें भी यही बात कही है कि ये प्रोस्पेक्टिव है। जब वो लिमिटेशन के प्रोविजन को हटाया गया उसमें भी ये कहा गया है कि ये प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन वो इंप्लीमेंट कैसे होगा? वक्फ बाय यूजर और लिमिटेशन को हटाना दोनों के बारे में ये कहा गया है कि ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा, लेकिन वो इतना मुश्किल है, मेरी समझ में वो मुश्किल है। ये कह तो दिया कि प्रोस्पेक्टिव होगा और रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करेगा। उसको ऐसे देखा जा सकता है कि किसी के ग्रैंडफादर ने ये प्रॉपर्टी दे दी, वो डेडिकेट हो गया, उसमें वक्फ डीड नहीं है, 3 जनरेशन खत्म हो गई, रेवेन्यू रिकॉर्ड में अभी नाम आ रहा है उसका जिसने डेडिकेट किया था, उसके 4 बच्चे हैं, 3 ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, एक कहता है कि साहब ये प्रॉपर्टी जो है इसमें ये मेरे ग्रैंडफादर की थी। तो अब हुआ क्या यहाँ पर, इस इशू के आने की वजह से, चाहे वो कुछ भी कह लें आप, लेकिन एक केस बन गया। और जब केस बन गया तो आपने 36 में 7A डाल दिया, वहाँ कह दिया कि डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वो ऑन द फेस ऑफ इट वो वक्फ बाय यूजर जो एक सब्सटैंटिव कॉन्सेप्ट है उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और उसमें वो जो पूरे इलाके के लोग हैं जो 100 साल से मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं या मुर्दा दफना रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो हर केस में तो ऐसा नहीं होगा ना, जैसे आप उदाहरण दे रहे हो, ये तो कभी एक इक्का दुक्का केस में हो सकता है। नहीं, ये हो सकता नहीं, है, हर केस में तो नहीं हो सकता ना। कब्रिस्तान अगर तो पिछले 50 साल से चल रहा है तो इसमें कोई ऐसा तो वो इशू नहीं आ सकता। मई के मिड में ये आर्गुमेंट हुई जो जजमेंट में रिकॉर्डेड है, और 6 जून को पोर्टल इनॉग्रेट किया गया। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट में बहस की उसका रिफ्लेक्शन उस पोर्टल में क्यों नहीं है, अगर ऐसा ही था तो? क्योंकि आप उसमें कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि ये कब डेडिकेट हुआ था। देखिए, ऐसा है कि मुझे कई लोग कहते हैं कि आप पैदा कब हुए थे, पूछते हैं ना, और मैं कहता लाखों करोड़ों लोगों को मालूम नहीं कि कौन सी डेट में पैदा हुए थे। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं मालूम तो वक्फ की डेट ऑफ बर्थ कहाँ से मालूम हो? एग्जैक्टली। अब दूसरी बात सर ये आएगी, तो है ना, दूसरी बात ये आएगी कि अगर मुझे रजिस्टर करना है अपने गांव की प्रॉपर्टी को, हमने ये 300 साल से, किसी ने कह दिया अंकल ने कि 300 साल से चल रहा है, हमने 300 साल कर दिया, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कल लेके आ जाएंगे, हम पे FIR हो जाएगी कि आपने झूठ बोला है। तो जो FIR तो होगी, फिर वक्फ का जो कैरेक्टर नहीं खत्म होगा ना, क्योंकि इस कानून में देखिए, मैं आपसे थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ, इस कानून में ये नहीं कहा कि अगर आप ये नहीं बता पाओगे कि कब वक्फ बनाया गया तो इसका कैरेक्टर और वक्फ खत्म हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंस नहीं दिया गया कोई। तो आपको मालूम है कि अंडर द लॉ, आप तो वकील हो, कि अगर कॉन्सिक्वेंस नहीं दिया गया तो ये डायरेक्टरी प्रोविजन होगा, मैंडेटरी नहीं होगा। अच्छा, तो उसको हम इस तरह देखते हैं, वक्फ बोर्ड या मुतवल्ली या वाकिफ, इनकी जिम्मेदारी थी कि इसको रजिस्टर कराए। करेक्ट। अगर उसने नहीं कराया तो वक्फ पर पूरा सवाल उठ गया, भले ही वो प्रोस्पेक्टिव हो। अगर एक आदमी इस बात में उलझ गया कि ये वक्फ है कि नहीं है, इसको प्रूव करना है या उसको अपने आप को डिफेंड करना है, तो फिर वो वक्फ प्रॉपर्टी तो फिर पब्लिक डोमेन में फिर वो जिसको जैसे मर्जी आएगी करेगा, क्योंकि वो एक वक्फ को देखने वाला या उसको संभालने वाला या उसका एक गार्जियन तो एक पर्सन होता है। अब वो पर्सनल लिटिगेशन फेस करेगा या वक्फ को फेस करेगा? मुतवल्ली की बात छोड़ो, जो वहाँ मतलब मॉस्क की बात करें हम जी, तो अगर जो वर्शिपर्स हैं, आम आदमी है, वो जाके वहाँ नमाज पढ़ता है, तो वो तो राइट तो उसका बनता है ना। मुतवल्ली ने रजिस्टर किया नहीं किया, राइट तो उसका है कि वो नमाज, उसको हक है पढ़ने का। तो वो बात तो सामने आएगी ना कोर्ट में, और कॉन्सिक्वेंसेस दिया नहीं। उसका कॉन्सिक्वेंस यही है कि फिर पूरी कम्युनिटी में जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं सब मिलकर लिटिगेशन लड़े। हाँ, वो लिटिगेशन बढ़ सकती है लेकिन कॉन्सिक्वेंस नहीं है, मैं यही आपको बता रहा हूँ। पर लिटिगेशन तो हर चीज़ में आजकल बढ़ती है, और इसीलिए तो हम लोग वकील बैठे हुए हैं। लेकिन वहाँ पर जो खासकर जो एक पायस पर्पस के लिए किसी गरीब की मदद करने के लिए या किसी मस्जिद को बनाया गया है जहाँ पे वर्शिपर्स आके, उसमें अगर इस तरह के लिटिगेशन क्रिएट, ये बात आपकी ठीक है कि अगर आप दूसरे धर्मों को देखो
तो वहाँ मतलब के जो चढ़ावे चढ़ते हैं या ऐसे पैसे बनते हैं वो यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कब्रिस्तान है तो उसमें कोई ऑफरिंग का कंसेप्ट नहीं है, ऑफरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये वाकई में जो आम आदमी के लिए ये कॉन्सेप्ट ही इसी के लिए है कि मेरे पास संपत्ति है, मैं अमीर हूँ, मेरे पास एक जगह है, मैं कब्रिस्तान को देना चाहता हूँ, तो उसमें को पैसे तो बनाने की बात नहीं। तो थोड़ा सा एक गॉडली इंटेंट है इसके पीछे। लेकिन पीछे के जो पास्ट के वक्फा यूज़र हैं उसको चाहे जिस तरह से भी, जिस बैकग्राउंड में भी प्रोटेक्ट किया, जो बाद में जो भी उसका अंजाम होगा, ऑन प्रिंसिपल यू मे बी राइट सर। लेकिन अब उसमें एक सवाल ये आता है कि हमने 3 लेजिस्लेशन पढ़ के सुनाया था जेपीसी को कि वहाँ पे टेम्पल बाय यूज़र, आश्रम बाय यूज़र सब हो सकता है। वो स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशंस का पार्ट है, आंध्रा के, उड़ीसा के, और एक और दिया था, 3 दिया था। तो वो तो आप देखिए, वो तो आप बहस करेंगे जब फाइनल माइंड में आएगा तो आप बहस करना ना उसके बारे में। शाहरुख जी आप बताइए, आपका क्या नजरिया इसके बारे में? So I have a history of never giving you a direct answer. Indulge me this time as well. ठीक है। I'm going to step back and I'm going to say that ये जो पूरा act है, it's based on at least 2 prejudices and 2 promises. अच्छा। I think the prejudices are that when you speak about waqf property, and this is also the political narrative, there is fear and there's derision कि ये मुसलमान जो हैं इनके पास इतनी centrally located property आई कैसे? अच्छा। Must be ill-gotten. It must be an encroachment. ये narrative आपके हिसाब से? Across the board, I think. I've heard people laugh saying कि अच्छा ओबरॉय को भी ये वक्फ कहते हैं, अच्छा दिल्ली हाई कोर्ट भी वक्फ प्रॉपर्टी है. So there is derision, there is this general sense of fear. And so that's the prejudice, number one. The second prejudice is what Professor Mustafa has been saying, that the board and the tribunal are statutory bodies, they're state, but they're looked upon as some kind of Muslim mafia. They're looked upon as some kind of Muslim enclave, forever trying to get their grubby fingers on any property that they can see and encroach upon it. And both these prejudices, the interim order has reiterated. It's upheld it in many ways, by the language used, by the implications made, by saying in an unsubstantiated way कि encroachment तो करते हैं ये लोग. तो देखिए इसका दुरुपयोग तो होता था वक्फ प्रॉपर्टी का, मुतवल्ली रेंट पे देके खूब पैसा बनाते करते थे ना. So therefore, sir, the 2 promises then, the two promises with the prejudice, the promise was to all these petty farmers, middle class people whose land is ostensibly been encroached by the Waqf board across states. तो उनके लिए इस एक्ट ने कुछ नहीं किया है. The dispute was only between the government and the Waqf board, और वहाँ पे अगर dispute है, they were trying to give the government an upper hand. It doesn't do anything for petty farmers or any farmer or any middle class person. The second promise was to the beneficiary कि मुतवल्ली चोर है. We will save you from the mutawalli. Again, this act does nothing for the beneficiaries. If anything, it takes away whatever little power they had. There's no transparency and there's no participation of the stakeholders. In a way, it's like the doctrine of lapse. Dalhousie करते थे कि mismanagement, I will take over. वो तो prove करना पड़ेगा ना किसी को. आज के दिन तो नहीं हो सकता. No, I think, sir, that conceptually it's framed in a way that it makes it less transparent and less participatory, and it reiterates the prejudice. उदाहरण दीजिए, because as a principle you will have to explain to the public what is the kind of example. जो शमशाद साहब कह रहे हैं कि मुतवल्ली चोर है, मुतवल्ली की गलती है, उसने रजिस्टर नहीं कराया. करेक्ट. अब उसकी भरपाई किसको करनी पड़ेगी? उसकी भरपाई करनी पड़ेगी उस नमाजी को जिससे मस्जिद ले ली जाएगी. ये कहाँ लिखा कि उससे मस्जिद ले, क्योंकि मस्जिद में अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो कानून में ये तो नहीं लिखता कि मस्जिद ले ली जाएगी. अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है सर, फिर भी कॉन्सिक्वेंस नहीं दिया. नो देन वी विल गो टू कोर्ट. बट वी विल गो टू कोर्ट एंड इन द मीनवाइल व्हाइल द मैटर इज पेंडिंग इन कोर्ट, नमाज तो बहरहाल रुकेगी सर. नहीं, ये तो आज के दिन तो ऐसा नहीं हुआ.
अगर ऐसा कोई कोशिश करे तो तुरंत आप कोर्ट जा सकते हो और कह सकते हो कि ये कानून में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ठीक बात है आपकी कि इसमें ज़रूर थोड़ी बहुत लिटिगेशन होगी, बट ये कहना कि जो फैसला है उसमें ये है कि ये लोग कब्जा कर लेंगे। The balance of convenience will be against the Namazi, sir, as we have seen across the board with all these disputes involving Then you are talking about the reality, not the law. बट जो शर्म कह रही है सर, मैं जरा उसको एक्सप्लेन करूंगा। करिए। नरेटिव, हमारी ये कॉन्वर्सेशन रहती है, एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट। सर नरेटिव ये है कि वक्फ दूसरों की प्रॉपर्टी जो है वो मिसअप्रोप्रिएट करके डिक्लेयर कर देते हैं, और खास तौर से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। ये एक बात है। जो रियलिटी है जिसकी तरफ आपने, कि वक्फ के मुतवल्ली करप्ट हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी बेच देते हैं। तो दोनों तरीके से वक्फ का नुकसान हो रहा है। बेसिकली जिसको उसको इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करना था वो बेईमान है, तो दूसरे की नहीं लेता वो प्रॉपर्टी जो वक्फ थी ऑलरेडी प्रॉपर्टी, वो उसको बेच रहा है, उसको बिल्कुल एड्रेस नहीं किया गया। दूसरी चीज सर, जब इसमें इतना लंबा 50 लेटर्स का टाइटल हमने दे दिया, पहले वक्फ एक्ट 4 लेटर में था, WAQF, अब इतना इफिशिएंसी और मैनेजमेंट दिस एंड दैट, जो उसकी एडमिनिस्ट्रिंग बॉडी है उसकी पावर्स बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस कर ली। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करेगा? तो एक्ट जो है सर वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को वीक कर रहा है। जो इंस्टीट्यूशंस वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करते उनकी पावर्स को रिड्यूस कर रहा है। एक तो सर ये चीज है। दूसरी चीज सर ये है कि वक्फ के सिलसिले में ऐसा एक पूरे माहौल बना हुआ है कि साहब दे आर द 3rd लार्जेस्ट ओनर ऑफ द लैंड आफ्टर रेलवेज। कोई भी डिफरेंट वक्फ बोर्ड्स हैं, कोई एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड नहीं है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी कोई चीज ओन नहीं करती है। तो जितने आपके 30-32 वक्फ बोर्ड्स हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, और जो टेम्पल प्रॉपर्टीज हैं इवन 3-4 स्टेट्स में उनके पास भी बहुत प्रॉपर्टीज। मैंने तो उदाहरण दिया था पार्लियामेंट में अपनी स्पीच के बारे में। जी आपने दिया था उदाहरण। तो मेन चीज यह है कि जो मिथ मेकिंग है वो जजमेंट और इंटरिम ऑर्डर में आ जाए। अब जैसे ये कि साहब आंध्र प्रदेश में ये चीज सामने आ गई कि साहब वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं गवर्नमेंट की वो वक्फ डिक्लेयर कर दी गई। सर उसकी प्रोसेस इतनी मुश्किल है किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने की कि वक्फ बोर्ड के या मुतवल्ली के चाहने से नहीं होगी। ऑलरेडी में क्या हुआ बताइए जरा। नहीं, आंध्रा में सर जो वो कह रहे थे कि साहब ये इतनी प्रॉपर्टीज थी जिन्हें वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया, और वो हाई कोर्ट गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया। स्टेट के डिसीजंस क्वैश होते हैं, पार्लियामेंट के पास किए हुए लॉ भी क्वैश होते हैं। दैट डज नॉट मीन पार्लियामेंट इज मिसयूजिंग इट्स पावर्स। गलत डिसीजन कोई हो गया, वो क्वैश हो गया। वक्फ बोर्ड बाई एंड लार्ज इज अ स्टेट बॉडी। वक्फ बोर्ड की रिकमेंडेशन पे स्टेट जब नोटिफाई करती है गजट में तभी कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर होती है, तो इसका मतलब स्टेट भी उसमें पार्टी है। लेकिन जब हमें कहना है तो हमने कह दिया इन्होंने गलत डिक्लेयर कर दिया। हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई वीकनेस हो सकता है कि बात ही एज सच सही से कोर्ट ना समझी हो, लेकिन बिना किसी प्रॉपर प्रूफ के कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर की ही नहीं जा सकती। सर्वे सरकार को करना था, अब आप कह रहे हैं कि सरकार को सर्वे करने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज में से जनरलिस्ट ऑफिसर को, जिसके पास बहुत सा काम है, डीएम के बारे में कितना हमारा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन भी कह चुका है कि डीएम ओवरबर्डन्ड है, सारा काम हम उसी को दे दें। सर्वे कमिश्नर भी स्टेट के ऑफिसर थे, पब्लिक सर्वेंट थे, हमने क्यों ना खत्म कर दिया? उन्होंने सर्वे नहीं किया। अब सर्वे नहीं किया तो वक्फ बोर्ड इसके लिए कैसे जिम्मेदार है? इसके लिए तो स्टेट जिम्मेदार है, ड्यूटी स्टेट की थी। तो स्टेट का फेल्यूर भी वक्फ बोर्ड के माथे मर दें, ये कोई सर फेयर बात नहीं है। अमेरिका कानून में आपको याद होगा शमशाद भाई कि हमने ये बताया कि जम्मू कश्मीर में केवल 2 प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है। सर मैं आता हूँ उस पर। वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि इनको ये दिखाना था कि साहब ये पिछले कुछ सालों में 10-20 सालों में वक्फ की प्रॉपर्टीज जो हैं डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ गई। अच्छा, वो कैसे दिखाना होगा? वो इन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि अभी तक तो वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी थी लेकिन अब इतनी कही जा रही है। जब इनको उसका
उसका फाउंडेशन इस तरह डाला इन्होंने कि कुछ प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर दिया वामसी पोर्टल पर, और ये नहीं बताया कि हमने सारी प्रॉपर्टी रजिस्टर कर दी। अच्छा, वो एक प्रोसेस था जो शुरू किया गया कि वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया जाएगा। तो वो शुरुआत हुई, तो जिस साल शुरुआत हुई ऑब्वियसली उस वक्त सब अपडेट नहीं हुआ, और वो धीरे धीरे वो अपडेटिंग का प्रोसेस चलता रहा। तो जो ऑलरेडी वक्फ थी उसका प्रोसेस चल रहा था। अब जो 5 साल में जैसे किसी ने कभी 1000 थी, वो पीछे की रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को वो अपडेट करते गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये 10 साल में देखिए ये कहां से कहां अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स थी बेसिकली। और वो अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रोफेसर मुस्तफा, क्या हुआ कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। वो हर वक्फ बोर्ड में 2012 में शुरू हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्टाफ बैठा हुआ है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है कि आप इसको अपडेट करिए। बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट को सब पता है। तो एक वो कैंपेन जो अभी शाहरुख नैरेटिव जो बात वो जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव वो जानबूझ कर किया गया था कि जब तक इसका प्रोपेगेंडा इस तरह नहीं करें जिससे लोगों के जहन में एक खौफ बैठ जाए, एक हॉस्टिलिटी हो जाए एक वक्फ के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कि देखिए साहब ये तो पूरा हिंदुस्तान कब्जा कर रहे हैं। अब आपका एक ऑफिसर एफिडेविट स्वेयर कर रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है, और ये नहीं बता रहा कि सारी प्रॉपर्टीज अभी तक, बट हमने तो बताया ये बात, तो हमने ये काउंटर में आपने कही ये बात, लेकिन उससे एक प्रेजुडिस तो माहौल में है। अच्छा, जहां तक वो शाहरुख की बात को, मैं थोड़ा सर की बात को भी आगे ले जाता हूं। देखिए, सेक्शन 4 के तहत सर्वे किसको करना था? कमिश्नर को करना था, स्टेट को करना स्टेट को करना था। उसकी पिटीशन एक हाई कोर्ट में क्यों गई? क्योंकि आप कर नहीं रहे, और आज तक उन्होंने नहीं किया। 24 में ये 25 में ये अमेंडमेंट आता है, और 2013 के बाद से बहुत सारे स्टेट में सर्वे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? नंबर 2, अगर सर्वे नहीं हुआ या रजिस्टर नहीं हुई प्रॉपर्टी, तो उस वक्त उसको मुतवल्ली से सवाल पूछना था। किसको पूछना था? बोर्ड को पूछना था। बोर्ड को आप कह रहे हैं स्टेट है, तो स्टेट का ऑर्गन मुतवल्ली से नहीं पूछ रहा कि भाई आप रजिस्टर क्यों नहीं करा रहे। तीसरी बात, अगर बोर्ड फेल कर गया, मुतवल्ली फेल कर गया, तो कमिश्नर को पूछना था कि आप क्यों नहीं करा। उसके लिए पेनल्टी है, उसके लिए फाइन है। कितने नोटिस भेजे बोर्ड ने या गवर्नमेंट ने कि साहब ये इस पे ये फाइन लगाया जाए? तो आपने एक तरफ पूरी तरह से मिसमैनेज कर दिया। आपने बोर्ड अपॉइंट नहीं किया सालों साल। दिल्ली में आज भी वक्फ बोर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? कौन था रिस्पॉन्सिबल? ये क्या सिर्फ अमेंडमेंट की वजह से नहीं हुआ? उससे काफी पहले से बोर्ड नहीं है। कई जगह सीईओ नहीं होते हैं। कौन अपॉइंट करता है सीईओ को? तो सबसे पहले आप मिसमैनेज करिए। मिसमैनेजमेंट के बाद आप कहिए कि साहब ये तो बहुत मिसमैनेज हो गया, अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद कहिए कि हम बोर्ड इस तरह कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कि वो उसमें नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन कौन करेगा? नॉमिनेशन कौन करेगा? गवर्नमेंट। तो अब सिर्फ ये बात नहीं है कि 3 लोग वक्फ बोर्ड में होंगे जो इस कम्युनिटी के बाहर के होंगे, या 4 लोग सेंट्रल वक्फ काउंसिल में होंगे जो कम्युनिटी के बाहर होंगे। गवर्नमेंट में तो आज कोई नहीं है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी नहीं है मुसलमान। एक जगह कहा गया है जजमेंट में भी कि ये प्योरली इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, उसके मैनेजमेंट के लिए 3 लोग रहेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल साहब ने ये बात कही। लेकिन इफेक्टिवली अगर इसको देखा जाए तो 100% नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि कैसे कैसे लोग हमारी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में है, उन सबको नॉमिनेशन मिलेगा। उन सबको जब नॉमिनेशन मिलेगा तो वो क्या करेंगे इस प्रॉपर्टी का, वक्फ की प्रॉपर्टी का? वो तो इसलिए कम्युनिटी ने ये कहा कि साहब देखिए ये जो पूरा का पूरा स्कीम है जो अमेंडमेंट का, वो स्कीम अपने आप में इस तरह का है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म जो मुसलमान समझता है कि उसकी प्रॉपर्टी अगर वो वक्फ में दे रहा है या छोड़ रहा है डेडिकेशन से, तो उसको प्रोटेक्ट करने का कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। तो पूरा का पूरा वायलेट हो रहा है। तो इशू ये नहीं था कि एक प्रोविजन इसमें प्रॉब्लमेटिक है।
पूरा का पूरा जिस तरह से स्कीम बनाया गया वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक था। इसलिए कहा गया, जैसे किसानों ने कहा था कि साहब ये पूरा फार्म लॉ खराब है, हमारे लिए मत कीजिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे करके पूरा तीनों फार्म लॉ को एक साथ स्टे किया। ये तो खैर एक ऐसा एक ही उदाहरण है हिंदुस्तान में सर, लेकिन सॉरी, आप उस फिल्म के बारे में कह रहे थे कि यू कांट सेंसर इट बिकॉज़ द होल फिल्म इज बैड। आई थिंक कंसेप्चुअली इट्स जस्ट प्रेजुडिशियल। उधर प्रोफाइल्स की बात कर रहे हो, तो इस पे ये सवाल कम्युनिटी के लोग पूछ रहे हैं कि देखिए जो फार्मर्स ने क्या रोड जाम कर दिया था, इसकी वजह से उनको स्टे मिल गया, हमें नहीं मिला। वो तो आप राजनीतिक बात होगी नहीं, लेकिन ये सवाल है, हमें जवाब देना होता है क्योंकि वो हम कोर्ट पर आप जवाब दे सकते हैं, मुझे मालूम है। ये बताइए आप, इन्होंने एक बात उठाई, मैं आपका नजरिया चाहता हूँ उसके बारे में। इन्होंने कहा कि जो पहले जो बोर्ड होता था वो इलेक्टेड मेंबर्स से होता था जी, and now it's all अब उन्होंने बदल दिया, अब सारे सरकारी नॉमिनेट करेगी जी, लेकिन जो काउंसिल होती थी वो नॉमिनेटेड रहती थी, काउंसिल नॉमिनेटेड थी, ठीक है ना। तो बोर्ड इलेक्टेड था और काउंसिल नॉमिनेटेड थी। तो इन्होंने आपके हिसाब से बोर्ड नॉमिनेट क्यों किया है? क्योंकि कब्जा चाहते हैं? आई थिंक सो सर। दो बिल्कुल जो आप कह रहे थे सर कि दो बिल्कुल कॉन्ट्ररी नैरेटिव्स थे। एक ये कि ये बिल्कुल निकम्मे हैं, इनसे कुछ नहीं होता है, they keep frittering away their property, और दूसरा contrary ये कि ये encroach करते हैं, they have their grubby fingers everywhere, and both these narratives manage to go together, and now ये narrative तो बनता है ना, media, mainstream media भी इसको बनाता है narrative, and I think the act also does the same thing. The act, so the government says that because they are so useless, the board and the council, we will take control, we will supervise now. And it's taken direct control. So all the elected members. ये सही है फैजान साहब, at the same time encroachment बहुत हद तक सही है सर। मतलब एक तरफ तो हमने डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को अंडरमाइन किया, जो सही बात नहीं है। दूसरी चीज, स्टेट को कोई राइट नहीं होगा रूल भी बनाने का, तो हम फेडरलिज्म के भी अगेंस्ट जा रहे हैं। अभी तो वक्फ में स्टेट के भी लॉज हो सकते थे, अब वो लॉ तो एक सेंट्रल हो गया और रूल्स भी नहीं बनाएंगे। स्टेट को अब सिर्फ एक हक है वो रूल बनाने का कि आप मुसलमान हैं कि नहीं, आपको कितना ग्रेडिंग होगी सबकी, वो 5 इयर्स वाला वो प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए क्योंकि रिलीजियोसिटी किसी की स्टेट डिटरमिन करे, तो क्या हम ईरान की तरह रिलीजियस आपको 5 साल तक मुसलमान होना पड़ेगा, हाँ, उससे पहले आप कोई वक्फ नहीं प्रोबेशन कराएंगे सर। अगर कोई पुलिस तो कैसे तय करेगा कि 5 साल का मैं अच्छा नहीं सर, कोई पुलिस वाला अगर डिटरमिन करने पे आए कि ये फैजान मुस्तफा रोजे नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते, दाढ़ी नहीं है इनकी, तो ये तो मुसलमान है ही नहीं। ये सिर्फ प्राइवेट मैटर है किसी का। इसमें एक और बात है सर कि ये मुसलमान के कॉन्टेक्स्ट में आया है और वक्फ के कॉन्टेक्स्ट में आया है, प्रॉपर्टी से रिलेटेबल है, माय रिलीजियस फेथ। जो प्रोफेसर मुस्तफ़ा ने कहा बिल्कुल आई एग्री विथ हिम। दूसरी तरफ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इट्स वे ऑफ लाइफ। तो जब ये डिस्कशन होगा तो सिर्फ आपके बारे में पूछा जाएगा कि डिमॉन्स्ट्रेट योरसेल्फ, एंड सिंस द स्टेट मुस्लिम, अब उसके कोर्ट ने कहा है कि उसके रूल्स बनाएंगे, स्टेट बनाएगी और उस स्टेट में अपने उस स्टेट के बनाए हुए मैकेनिज्म में अपने आप को फिट करके दिखाइए। अच्छा, किसी और कम्युनिटी के जो रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट्स हैं उसमें उनको नहीं कहना, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सेज दैट। नहीं, बिकॉज आपके यहाँ तो कन्वर्शन होता है ना सर, कन्वर्जन तो हर जगह होता है, कन्वर्शन कहते हैं, नहीं इतने सारे रिलीजन, इतने सारे घर वापसी क्या है? वैसे को फॉर्मल ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, घर वापसी तो सर कानून में जितने ये जो एंटी कन्वर्जन लॉज 1 दर्जन स्टेट्स में बने हैं उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा है कि रीकन्वर्जन विल नॉट बी कवर्ड बाय। घर वापसी हुआ ना, आप कन्वर्ट किए तो फिर आपको घर वापस आना पड़ेगा। कन्वर्ट किए आज से 500 साल पहले, अब आप उसे कह रहे हैं वो घर वापसी, वो पॉइंट नहीं है सर। जो शमशाद बात कह रहे हैं वो पॉइंट ये कि जजमेंट में, इंटरिम ऑर्डर में कई जगह आपके और अभिषेक मनु सिंघवी के आर्गुमेंट का जिक्र है कि साहब हिंदू एंडाउमेंट लॉज में ये नहीं है। जी हाँ। द पॉइंट इज सर कि कहीं पे भी जजमेंट में फिर उसका रेफरेंस नहीं आ रहा, उस कंपैरिजन। जब हम ये कह रहे हैं कि ये चीज हर जगह है, होनी चाहिए, तो फिर सब जगह करें। 1 नेशन 1 लॉ का स्लोगन है। एंडाउमेंट एक्ट है, उसमें कोई नॉन हिंदू नहीं आ सकता सर। नॉन हिंदू इस हद तक
कि सिख, बुद्धिस्ट और जैन जो आर्टिकल 25 में आर इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ हिंदू, वो भी नहीं आ सकते, वो भी नहीं आ सकते। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध भी है और हिंदुइज्म भी है, तो वहां हो सकता है। बट वो तो यूनिवर्सिटी है ना सर। जी हाँ, जी हाँ, वो तो यूनिवर्सिटी है, लेकिन गया में तो सर प्रोटेस्ट चल रही है। जी हाँ। बॉट्स कह रहे हैं कि हमें कंट्रोल दीजिए आप गया के इस पूरे कॉम्प्लेक्स का, और उनको कंट्रोल नहीं मिल रहा है। सर द बिगर क्वेश्चन इज कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, किसी की भी रिलीजियोसिटी जो है वो एक उसका प्राइवेट मैटर है। बहुत साल पहले सर पंजाब से एक केस चला, सिख मेडिकल कॉलेज था, उसमें सिखों के लिए रिजर्वेशन था। जस्टिस केहर पंजाब में थे उस जमाने में। जी हाँ, जी हाँ। तो बच्चों ने एफिडेविट दिया कि हमारे नाम कौर हैं और सरदार हैं और हमें सिखिज्म में यकीन है, उनके एडमिशन हो गए। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और कुछ लड़कियों का ये पाया गया कि उन्होंने आईब्रोज बनवा ली थी, उस पे उनके एडमिशन कैंसिल कर दिए गए। ओहो, अच्छा। और जस्टिस केहर ने उसको अपहोल्ड किया। मैंने उसके अगेंस्ट लिखा था रियली जी कि क्या हम ये राइट ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हम रिलीजियस पुलिसिंग करेंगे? अगर कोई कह रहा है कि मैं सिख हूं, दैट इज गुड इनफ। जो अमेरिका में है सर एसर्शन टेस्ट, आपने जो कह दिया, आप सोचिए सर आज क्या है कि अगर मैं मुसलमान फैमिली में पैदा हुआ, चाहे मैं एथीस्ट हूं, मैं वक्फ कर सकता हूं। और शमशाद साहब जो है अगर वो कन्वर्ट हुए हों तो 5 साल तक पुलिस देखेगी इनको कि ये नमाज वगैरह पढ़ रहे, रोजे रख रहे, अच्छा ज़कात नहीं दे रहे तो फिर नहीं मिलेगा, अच्छा, या झूठ बोल रहे हैं तो इनको नहीं माना जाएगा मुसलमान। तो ये सारे हमको नहीं करना चाहिए। और फिर हमने जो हिंदू इंडाउमेंट लॉज हैं उनमें ये शर्त नहीं लगाई। सर इंडिया में आप सोचिए कि जो हिंदू नवाब हुए, जमींदार हुए, उनकी जो रियाया होती थी उसमें मुसलमान अगर थे तो उन्होंने मस्जिद बनवा दी, वक्फ कर दिया। जजमेंट्स हैं सर, नागपुर हाई कोर्ट का 1956 का, लाहौर का, मुंबई का, कितने ऐसे हैं जिसमें हिंदुओं ने वक्फ किया है। तो आप मुसलमानों का तो मुसलमानों का राइट जो करना है करिए, हिंदुओं का भी राइट छीन ले रहे, ये क्या बात हुई? जो नॉन मुस्लिम्स हैं अगर उनकी प्रॉपर्टी है, वो किसी धर्मशाला के लिए देना चाहें, सड़क के लिए देना चाहें, स्कूल के लिए देना चाहें, वो नहीं चाहते ट्रस्ट करना। आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं कि आप ट्रस्ट करिए? इंटरिम ऑर्डर में कह रहे हैं कि वो ट्रस्ट बनाए, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है, वो अगर वक्फ करना चाहे करे वक्फ। या कोई मुसलमान एसटी है अगर उसको हक नहीं है तो उसका एसटी का जो पूरा इलाका उसको आपने मान लिया है कि वो है, तो उसमें क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि दुरुपयोग होता था। दुरुपयोग सर, एक दुरुपयोग मैं मान लेता हूँ, दुरुपयोग है, उसको दुरुपयोग से छोड़ देता हूँ। इंस्टेंस नहीं दिया, लेकिन ये अगर मैं किसी ट्राइबल एरिया में ट्राइबल आदमी हूँ और मैं कहता हूँ अपने आप को कि मैं मुसलमान हूँ, तो मैं वक्फ नहीं कर सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। सर शेड्यूल कास्ट में तो शर्त है कि यू शुड बी हिंदू, लेकिन शेड्यूल ट्राइब में वो शर्त नहीं है। नहीं है। तो शेड्यूल ट्राइब तो मुसलमान हो सकती हैं, जी हाँ, तो उनको तो वक्फ करने का राइट होना चाहिए एटलीस्ट। अब ये तो अंतरिम फैसला है, इस पे तो बहस होगी। जी बहस होगी। हिंदुस्तान में कम से कम एटलीस्ट 17 स्टेट्स वैसे हैं जहाँ ट्राइबल एरियाज हैं, जी हाँ, और उसमें मुसलमान भी हैं। तो वो चाहे जो अभी शाहरुख कह रही हैं सर, बेल का ऑर्डर होता है, उसमें ये कह दिया जाता है कि नथिंग सेड इन दिस ऑर्डर शैल बी ट्रीटेड एज एनी ऑब्जर्वेशन ऑन मेरिट्स ऑफ द केस। जो सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स में अगर कुछ फाइंडिंग दी जाती है इंटरिम स्टेज पे, हो सकता है वकीलों को बहस ना करने दिया जाए, लेकिन जब फाइनली जज साहब फैसला लिख रहे होते हैं तो वो एक बार पढ़ के देखते ज़रूर हैं कि क्या है ये। और कई बार ऐसा देखा गया है कि सिविल प्रोसीडिंग में क्रिमिनल की तरह नहीं लिया जाता, इसलिए वो एक कंसर्न है कि ये फाइंडिंग्स जो आई हैं, जैसे कुछ फाइंडिंग इस बारे में आ गई कि साहब इंक्रोचमेंट करते हैं, ये बहुत चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा था, वो किसी तरह से वो इंटरिम जजमेंट का भी पार्ट बन गया। इवेडिंग क्रेडिटर्स, आई एम कमिंग टू दैट। अब ये आ गया कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब किसने प्लीडिंग्स में लिख के दिया या आई डोंट रिमेम्बर कि बहस हुई कि एक आदमी जो कर्ज नहीं देना चाह रहा, वही आदमी वक्फ करके फॉर ऑल द टाइम टू कम अपनी प्रॉपर्टी को
छोड़ना चाह रहा है तो ताकि कर्ज वहां कर्ज ना देना पड़े। वो तो कोई भी आदमी तो ये करेगा ना कि वो कर्ज उतार देगा, कम से कम वो जिंदगी सुकून से गुजार लेगा, इंस्टेड के वो वक्फ में दे। उसी तरह जो पॉलीगेमस ऐसा कोई उदाहरण था? मेरी जानकारी में तो नहीं था सर, लेकिन हो सकता है। The judgment records that you can't create a waqf if there's a charge on the property. That also the judgment records. So I don't see how they've given that. और दूसरी बात कि अगर ऐसी ही बात है तो हमारे पास सिक्योरिटाइजेशन एक्ट है, DRT का कानून है, सिविल सूट में ये सारे इश्यूज फ्रेम हो सकते हैं। तो अब 9 लाख प्रॉपर्टी में अगर कोई 5 एग्जाम्पल कहीं से ले भी आता है तो क्या उसकी वजह से ये हो जाएगा कि चूंकि इस तरह से मिसयूज होता है तो इस पूरे लेजिस्लेशन को खत्म कर मगर लॉजिकली कर्ज नहीं देना है, वक्त कर देना है, तो मेरे हाथ से तो बहरहाल निकल गई प्रॉपर्टी। यही मैं कह रहा हूँ। तो उसी तरह शादी में आजकल तो मेंटेनेंस के लिए जब का जो कानून है उसमें लोग ये जरूर एफिडेविट पे हो सकता है गलत बयानी करते हो कि मेरी आमदनी कम है, लेकिन आमदनी कम करके वो बचाते हैं अपने पास। यहाँ तो वक्फ कर दिया तो इसका मतलब फॉर ऑल द टाइम टू कम आपने प्रॉपर्टी बच्चों के हाथ से भी गई। तो ये अगर बहस की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इसका क्या लॉजिक है, वो समाव जजमेंट का पार्ट वक्त बताएगा। हम तो बात केवल ये कह रहे हैं कि इसमें एक बड़े पाचीदे मुद्दे हैं और इस पे लिटिगेशन बढ़ सकता है। और मॉन्यूमेंट्स पे भी सर जो आप वो तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि भाई ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अगर हो और उस समय वो नोटिफिकेशन हो ASI का और उससे पहले आपने वक्त बनाया तो वक्त विल बी वॉइड। And again, sir, there is land that belongs to panchayats or village groups. वो भी protected हो सकता है, उन्होंने उसमें वो यही तो प्रॉब्लम है ना कि ये बातें देखिए, जब आप ऐसा कानून बनाते हो तो ज़मीनी स्तर पे क्या हो रहा है ये किसी को मालूम नहीं। तो ये मुद्दे उठेंगे और इन मुद्दों पे फिर चर्चा होगी और फिर फैसले भी होंगे। तो आप ये ना समझिए और हम कम्युनिटी ये ना समझे कि एक अंतरिम फैसला नहीं है, ये एक फाइनल फैसला है। इसमें कई फैसले होने वाले हैं, ये बातें फिर सुप्रीम कोर्ट में आएंगी, फिर चर्चा होगी। May I say something? You're also doing the SIR matter in the Supreme Court. When I read this act and when I look at the SIR, the design is very similar. It's not about waqf, it's not about electoral rolls, but we used to be a state where the state went out to help people. The state was inclusive. The state took on responsibility. Here now, they're shifting responsibility onto everyone else. That's right. Saying it's none of my business. अब देखिए वहाँ it's a self-declaration. जैसे वक्फ was also a self-declaration. Exactly. वहाँ भी self-declaration that I am a citizen of India. अब ये कह रहा है इलेक्शन कमीशन कि आप प्रूव करो कि यूर सिटीजन ऑफ इंडिया। वो पावर BLO को, ब्लॉक लेवल ऑफिसर को दे दी। तो आप कह रही हैं कि जैसे SIR में हो रहा है वैसे ही वक्त में हुआ। And second, sir, सरकार सब अपने अख्तियार ले रही है। So they worked with, when they were registering or when they were creating electoral rolls, they worked with the documents that people were able to bring to them. Now they are saying कि यही लेके आओ वरना ये किसी और दिन चर्चा करेंगे। जी इसमें ऐसे भी इश्यूज आएंगे कि जैसे लिमिटेशन का इशू है, वो बहुत बड़ी लिमिटेशन का इशू है, या फिर वक्फ बाय यूजर भी मेरी अंडरस्टैंडिंग वाले ही प्रोस्पेक्टिव हिंदू टेम्पल्स पे वही सुना है लिमिटेशन से एग्जेम्प्ट है वहाँ। तो यहाँ तो भी एग्जेम्प्ट था तो उन्होंने वो अब ये देखिए सर वो क्यों कह रहे हैं कि लिमिटेशन से हम आपको खारिज कर रहे हैं। अब ये प्रोग्राम की भी थोड़ी लिमिटेशन है। तो अब मसला ये है कि जो आदमी उसको ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है वो एडवर्स पोजीशन प्लीड कर रहा है। हाँ बिल्कुल। कहाँ से कर रहा है? कर ही नहीं सकता। कहाँ से कर रहा है? वो लिमिटेशन एक्ट से ही कर रहा है। यही ना, अभी तो कह रहा हूँ ना कि जो गलत तरीके से कब्जा करके बैठा हम उसको निकाल नहीं सकते। और वो प्ली लिमिटेशन एक्ट का ही ले रहा है, लेकिन वक्फ नहीं ले सकता वो। एब्सोल्युटली। चलिए, आपने तो कई ऐसी बातें बता दी जो मेरे जहन में भी नहीं थी, लेकिन ये जाहिर है कि ये बातें आएंगी, इस पे चर्चा होगी, कोर्ट्स को दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा और फैसले होंगे, सही फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया सर।